नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अच्छे पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतरीन एसेट एलोकेशन होना बेहद जरूरी है। मतलब अलग अलग जोखिम को मैनेज करने के लिए अलग अलग एसेट क्लास में आप निवेश करें और बाजार को टाइम करके निवेश ना करें। यही आपके पोर्टफोलियो के लिए लंबे वक्त के लिए फायदेमंद साबित होता है। अब ये एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है, कैसे एसेट एलोकेशन करें, खास तौर पर अस्थिर बाजार में जोखिम से बचने के लिए एसेट एलोकेशन कैसे आपके काम आता है, इस पर करने वाले हैं आज खास चर्चा। हमारे साथ है दो एक्सपर्ट्स, उनका परिचय करा दें। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे साथ आज है चिराग मेहता, सीआईओ क्वांटम एएमसी। और स्वागत सबसे पहले हम फिरोज का करते हैं। फिरोज, वेलकम टू द शो। एसेट एलोकेशन की हम बात करते हैं एंड एसेट एलोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम वॉलेटाइल मार्केट के दौर से गुजर रहे हैं। बाजार कभी बहुत बेहतरीन करते हैं, कई बार हम बाजार में देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन का माहौल दिखता है। सबसे पहले क्यों इम्पॉर्टेंट है एसेट एलोकेशन इस टाइम पर, ये मैं आपसे फिरोज सबसे पहले नटशेल समझना चाहती हूँ। स्वाति जी नमस्कार। ये जो आपने टॉपिक उठाया है बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि एसेट एलोकेशन एक बहुत अहम हिस्सा होता है पोर्टफोलियो की ओवरऑल लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को देखने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए। एसेट एलोकेशन एक की डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। ब्रिंसन, सिंगर एंड बीबोर ने एक स्टडी की थी कई सारे पेंशन फंड्स के ऊपर यूएस में। तो उसमें ये निकल के आया कि 93% जो आपके पोर्टफोलियो की निष्कर्ष निकलती है 10-20 सालों में या उससे भी लंबी अवधियों में, वो एसेट एलोकेशन डिटरमाइन करता है 93% ऑफ द फेट ऑफ द मनी यू इन्वेस्ट। 5% क्लोज टू 5% होता है सिक्योरिटी सिलेक्शन का इम्पैक्ट, और 2% हुआ था मार्केट टाइमिंग का इम्पैक्ट। तो अगर इसको हम अगर जहन में बिठाएं तो इससे ये साबित होता है कि 93% जो हमारी लाइफ की इन्वेस्टमेंट जो जमा पूंजी है उसकी निर्भरता एसेट एलोकेशन पे होगी। तो इसको समझना, इसको इंटरलाइज करना, इसको अडॉप्ट करके पालन करना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं उसमें 3 हिस्से होते हैं। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, तो अगर आप एक घर खरीदते हैं तो एक तो लगता है कि बड़ा सिंपल सा डिसीजन है, आपने एक अपार्टमेंट खरीदा लोअर परेल में, फॉर एग्जाम्पल मुंबई के अगर मैं उदाहरण लूं, तो आपने उसमें 3 छोटे निर्णय लिए हैं। वो 3 छोटे निर्णय क्या हैं? आपने पहला निर्णय तो ये लिया कि आपको रियल एस्टेट खरीदना है, तो आपने एसेट एलोकेशन की। दूसरा, आपने ये देखा कि आपने प्रॉपर्टी कौन से बिल्डर से कौन से फ्लोर पे कौन सी फेसिंग की खरीदनी है, उसको कहते हैं सिक्योरिटी सिलेक्शन। ये दूसरा सब डिसीजन है आपका। और तीसरा सब डिसीजन ये है कि आप आज भी खरीद सकते थे, 6 महीने पहले भी खरीद सकते थे, 6 महीने बाद भी खरीद सकते थे। ये तीसरा सब डिसीजन जो आपने कहा कि आज मैं खरीदूंगा, वो एक तीसरा टाइमिंग का डिसीजन है। तो हर इन्वेस्टमेंट के निर्णय में 3 सब डिसीजन होते हैं। जो पहला निर्णय था कि रियल एस्टेट खरीदेंगे, वो सबसे अहम डिसीजन माना जाता है, और उसकी चॉइस को एसेट एलोकेशन कहते हैं। कितना पैसा आपका कौन सी एसेट में जाना है, इस निर्णय को एसेट एलोकेशन कहते हैं। स्वाति जी, लंबा आंसर दिया मैंने, ये कुछ अहम था इसीलिए मैंने कहा कि विस्तार में समझाना जरूरी था। एब्सोल्युटली, जानना भी जरूरी था फिरोज, क्योंकि एग्जाम्पल्स से ही लोगों को बहुत क्लोजली मालूम चलता है, वो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ बेसिकली ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो क्यों किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। चिराग का स्वागत करते हैं हम, सीआईओ क्वांटम एएमसी हमारे साथ हैं। चिराग, फिरोज ने शुरुआत में बोला कि एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन किसी एक निवेशक के लिए एसेट एलोकेशन कैसे मदद करता है, मैं ये समझना चाहती हूँ। अगर हम विज़ावी इसको जोखिम के अगर कॉन्टेक्स्ट में समझे, डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में समझे, या हमारे गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में समझे, तो एसेट एलोकेशन हमारे पोर्टफोलियो में क्या काम करता है? जी स्वाति जी, हर एक एसेट जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका पोर्टफोलियो बनाते हैं, जिसे हम एसेट एलोकेशन कहते हैं, उसकी हर एक इन्वेस्टमेंट के 2 अलग अलग हिस्से होते हैं। एक होता है रिटर्न, जो नॉर्मली इन्वेस्टर्स ध्यान देते हैं ज्यादा उसके ऊपर,
और दूसरा होता है रिस्क, जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स नहीं देख पाते कि क्या रिस्क है इन्वेस्टमेंट में। और रिस्क ना ही वॉलेटिलिटी है, बट रिस्क ऑफ कैपिटल इरोजन वो एक बड़ा रिस्क हो जाता है। सो एक एसेट एलोकेशन आपको मदद करता है कि आप उतना रिस्क लें जो आप टॉलरेट कर सकते हैं, और उसके बावजूद आप रीजनेबल रिटर्न लाएं। सो एक बैलेंसिंग फैक्टर होता है जो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अचीव होता है, और आपको डिजायर्ड रिस्क और रिटर्न लाने में मदद करता है। जैसे कि एक इन्वेस्टर होता है जिसके पास जिसको एक सर्टेन अमाउंट चाहिए अपने गोल फिनिश कंप्लीट करने के लिए, और गोल तक पहुंचने के लिए उतनी अमाउंट की जरूरत है। तो अगर वो ज्यादा रिस्क नहीं लेगा तो वो अमाउंट लाना पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर कम रिस्क लेता है तो कम रिस्क लेता है तो वो अमाउंट पहुंचना डिफिकल्ट हो जाता है, और ज्यादा रिस्क लेता है तो कैपिटल इरोजन के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो ओवरऑल कैसे बैलेंस करें दोनों में कि आप रिस्क भी ज्यादा ना ले और आपके रिटर्न भी इतने हो कि आपके फाइनेंशियल गोल आप मीट कर सके। सो एक डाइवर्सिफिकेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट्स हेल्प करता है। जैसे कि इस साल हमने देखा कि एक्विटीज में रिटर्न नेगेटिव है, मगर एसेट्स जैसे कि गोल्ड है उनके रिजल्ट रिटर्न पॉजिटिव है। सो ऐसे अलग अलग एसेट जो अलग अलग ड्राइवर्स के हिसाब से चलते हैं, अलग अलग मार्केट मूवमेंट्स होते हैं, उसको कंबाइन करके डाइवर्सिफाई करके आप रिस्क रिटर्न ऐसा अचीव कर सकते हैं कि आप रिस्क अपने एपेटाइट के हिसाब से ले, और रिटर्न्स आपको जो चाहिए लंबी अवधि में वो आप रीच करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एसेट एलोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है एज फार एज आपके जोखिम लेने की क्षमता है। उसके अलावा जो आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें आप किस तरीके के एसेट क्लास का चुनाव कर रहे हैं, उतार चढ़ाव में बेहतर रिटर्न कैसे आप ले पा रहे हैं, और ऑफ कोर्स मार्केट कंडीशन के हिसाब से बार बार रीबैलेंसिंग ना करें, उसमें एसेट एलोकेशन आपके काम आता है। बट फिरोज, अगर हम दो स्ट्रैटेजियां, दो कैटेगरी में एसेट्स को रखें, वी ऑल नो कि इक्विटी है, डेट है, उसके अलावा रियल एस्टेट है, कमोडिटीज हैं, इनके रिस्क और रिटर्न फैक्टर जो हैं उनमें कितना अंतर है? क्योंकि जो एसेट एलोकेशन का जो आधार ही है, जिसमें एक जोखिम, एक रिस्क फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है, उसमें हर एक एसेट क्लास के रिस्क और रिटर्न पैरामीटर्स को समझना बेहद जरूरी है। तो डेटा क्या कहता है अक्रॉस ऑल दीज एसेट्स, रिस्क और रिटर्न का पैरामीटर क्या कहता है? स्वाति जी, रिस्क रिटर्न का पैरामीटर ये कहता है कि 4 एसेट्स बहुत अहम है जिंदगी में। बहुत सारी एसेट्स आती हैं, उभरती हैं, फिर दे डाई अ नेचुरल डेथ। 4 एसेट्स हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। 4 एसेट्स में से 2 एसेट्स जिसको हिस्ट्री हमें डेटा बताता है कि 2 एसेट्स को ये पावर मिला है ऊपर वाले से कि वो ग्रोथ कर सके। ग्रोथ एसेट्स कहलाते हैं, जो महंगाई को मात देने की क्षमता रखते हैं। वो है इक्विटी और रियल एस्टेट। ये दोनों एसेट्स ने डिफरेंट पॉकेट्स में जरूर खूबी दिखाई है कि महंगाई को मात दिया है, पॉइंट 1। बाकी 2 जो एसेट्स हैं जो मैं उनको अहम मानता हूं वो है डेट और प्रेशियस मेटल में गोल्ड लार्जली। तो ये 2 जो एसेट्स हैं उन्होंने प्रोटेक्शन दी है पोर्टफोलियो को, और रिस्क पे तवज्जो ज्यादा दिया है। और ये जो रिस्क रिटर्न का तालमेल है, जो एसेट एलोकेशन हमें अचीव करने में मदद करता है, 2 ग्रोथ एसेट्स हैं, 2 प्रोटेक्शन एसेट्स हैं। क्या इनके रिस्क के आंकड़े अलग हैं? अच्छी बात यह है कि फाइनेंस में रिस्क के आंकड़े होते हैं। जाहिर सी बात है, रिटेल निवेशक रिस्क के आंकड़े नहीं देखता, अंग्रेजी में समझता है। हाई, मीडियम, लो रिस्क को हमेशा अंग्रेजी में नापता है, तोलता है। बट फाइनेंस में इसका एक अक्षर होता है, मतलब इंटीजर होता है, एक नंबर होता है। तो उसके हिसाब से इन दोनों को मैं ग्रोथ एसेट्स कहूंगा और 2 को प्रोटेक्शन एसेट्स कहूंगा, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इन 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 इनकी जो मिक्सचर है एट एनी पॉइंट इन टाइम, अगर मैं एक उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करूं, और पहले तो रियल एस्टेट और गोल्ड को छोड़ दूं, फिजिकल एसेट्स हैं, इंडियंस के पास ऑलरेडी इतना फिजिकल एसेट है कि उसका और हमें तो अगर 2 पोर्टफोलियो देखे जाएं स्वाति जी, 100% अगर कोई इक्विटी लेता है और एसेट एलोकेशन को रेस्पेक्ट नहीं करता है, अगर मार्केट 20% गिरती है तो उनके जो 100 रुपए लगे हुए हैं इक्विटी में वो 80 हो जाए। अगर एसेट एलोकेशन का आदर सम्मान करके 50 इक्विटी में डालता है, 50 डेट में डालता है, और अगर मार्केट 20% गिरती है
तो इनका नुकसान सिर्फ ₹7.5 का होता है, ना कि ₹20 का। ये एसेट एलोकेशन की रिस्क मिटिगेशन की पावर है। 50-50 इक्विटी और डेट में मिक्स करने से आपकी गिरावट काफी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। ओके। और चिराग, आपकी नज़र में, क्योंकि हम रिस्क की बात कर रहे हैं, तो वॉलेटाइल मार्केट में हमने देखा है कि लोगों के पोर्टफोलियो में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सिर्फ इस वजह से भी क्योंकि उन्होंने अपना एसेट एलोकेशन ठीक ढंग से नहीं किया है। तो रिस्क को कंट्रोल करने में अक्रॉस द एसेट क्लास कैसे निवेश करना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या वो स्ट्रैटेजी हो जिससे कि अलग अलग एसेट क्लास का फायदा भी मिले किसी के पोर्टफोलियो में, एट द सेम टाइम एसेट एलोकेशन से रिस्क को भी कम करने में मदद मिले? जी, डाइवर्सिफिकेशन उसका इजी आंसर है। अगर आप एक एसेट एलोकेशन दो लेग स्टूल नहीं है हमारे हिसाब से। हर एक स्टूल को बैलेंस करने के लिए 3 पैर चाहिए। वैसे भी एसेट एलोकेशन में बैलेंस करने के लिए पोर्टफोलियो में आपको 3 एसेट की ज़रूरत है। एक इक्विटी जो फिरोज़ ने कहा ग्रोथ एसेट है, डेट जो स्टेबिलिटी लाता है पोर्टफोलियो में, और गोल्ड इज़ वेरी नेगेटिवली कोरिलेटेड टू बोथ दीज़ एसेट्स। तो अगर गोल्ड का एलोकेशन रखते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, तो एक डाइवर्सिफिकेशन अच्छा बना रहता है। ये हमने ये साल भी देखा, कोविड के साल में भी देखा था, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में भी देखा था कि गोल्ड की यूजफुलनेस ऐसे समय पे बहुत उभर के आती है। तो हमने देखा कि अक्रॉस टाइम होराइजन्स एक एलोकेशन जिसे हम 12-20-80 कहते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है रिस्क कम करने में, और रिटर्न जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रिटर्न्स देने के लिए इन्वेस्टर्स को। सो 12-20-80 क्या कहता है कि 12 मंथ्स आपके जो एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस, वो आप काफी सेफ जगह पे रखिए, जहां पे आपको लगता है जो लिक्विड फंड है, जो कोई रिस्क नहीं लेता है, क्रेडिट रिस्क या ड्यूरेशन रिस्क, या फिर बैंक एफडीज, जहां पे भी आपको सेफ लगता है वहां रखिए। और बाकी जो पैसे बचते हैं वो आप 80 इक्विटी में डालिए और 20 गोल्ड में डालिए। तो हमने देखा है कि कैसे भी टाइप के मार्केट्स हो, या तो ग्रोथ मार्केट हो जिसमें हमने इक्विटी बुल मार्केट्स देखे हैं, या फिर क्राइसिस के पीरियड हो, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या कोविड क्राइसिस, ये बैलेंसिंग अच्छा करता है। और जैसे आपको रिस्क और रिटर्न बैलेंस करना है एट पीरियड्स ऑफ टाइम व्हेन जब भी मार्केट्स गिरते हैं, दैट टाइम एज दे कॉल इट एम्ब्रेस वॉलेटिलिटी, तभी आप एलोकेशन रीबैलेंस कर दीजिए। और अगर आपको एलोकेट ज़्यादा करना है तो जो भी एसेट गिरे हैं उसमें आप ज़्यादा एलोकेट कर सकते हैं और अपने एसेट एलोकेशन रीबैलेंस कर सकते हैं। सो ऐसे में आपका रिस्क कंट्रोल होता है, मार्केट के एडवांटेज ले सकते हैं, और रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो में काफ़ी बैलेंस होने के बावजूद आप अपने रिटर्न प्रोफाइल जो है लॉन्ग टर्म में वो अचीव कर सकते हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन रखिए, और 3 एसेट क्लासेस में ज़रूरी है। 2 एसेट क्लासेस में थोड़ा सा इम्बैलेंस आ जाएगा, और 3 एसेट क्लास आपको स्टेबिलिटी देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन देते हैं और ग्रोथ देते हैं। तो बेहतर रिटर्न पाने के लिए एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसी हो, ये हम समझ रहे हैं। हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज, और क्वांटम म्यूचुअल फंड के सीईओ चिराग मेहता से हम कर रहे हैं ये खास चर्चा। फिरोज, खास तौर पर वॉलेटाइल मार्केट में आप क्या एक निवेशक को स्टेप्स लेने की सलाह देंगे इस वक्त, और साथ ही एसेट एलोकेशन विद इन डेट एंड इक्विटी अलग अलग किस्म के निवेशकों के लिए कुछ खास और अलग रहती है? स्वाति जी, वॉलेटाइल समय में आपको और चौकन्ना रहना पड़ता है। आपको 3-4 चीजें ज़हन में रखनी पड़ती हैं। पहली बात तो पैनिक करने की ज़रूरत ही नहीं है जब मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाए, क्योंकि मार्केट की ये आदत है। अगर हम इक्विटी मार्केट की बात करें तो लास्ट 21-22 सालों की एनालिसिस देख लें, एवरेज मार्केट की गिरावट उछले सालों से नीचे सरों तक, पीक से लेकर ट्रफ तक, हर फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं एवरेज लूं तो 20% की है। अगर 2 बड़े गिरावट के साल जैसे चिराग साहब कह रहे थे, वो हटा दो 2008 और 2020 का, फिर भी 14-15% मार्केट हर साल गिरती है। तो ये मार्केट का बिहेवियर है। आप इतने आश्चर्यचकित ना हो और पैनिक ना करें। मार्केट गिरती है तो ऊपर भी जाती है, तो होल्ड करना जरूरी है। दूसरा, आपने जो भी निर्णय एसेट एलोकेशन का लिया है उस पर डटे रहे, दैट सेकंड रिकमेंडेशन। तीसरा, अगर लमसम पैसा हो तो वो पैसा डालने से हिचकिचाएं ना, क्योंकि जब भी कभी डिस्काउंट चलता है, जैसे मॉलों में डिस्काउंट चलता है तो आप ज्यादा जाते हैं मॉल,
और कुछ खरीद के लाते हैं, 6 महीने बाद की जो सामग्री चाहिए होती है वो भी आप आज खरीद के ले आते हैं कपड़े। तो जब भी डिस्काउंट हो इक्विटी मार्केट में तब ज्यादा लमसम खरीदने से हिम्मत रखें। अगर किसी ने ये हिम्मत दिखाई होती तो उनकी रिटर्न काफी अधिक होती आज के समय में। दैट्स पॉइंट 3। पॉइंट 4, जैसे चिराग साहब ने कहा कि एक रूल लें और उसको रीबैलेंस करें। जो भी आपने निर्णय एसेट एलोकेशन का लिया है, अगर मार्केट ऊपर नीचे होती है तो वो एसेट एलोकेशन गड़बड़ा जाता है। वो गड़बड़ा जाता गया हुआ एसेट एलोकेशन को वापस अपने निर्णय पे जो आपने प्रोपोर्शन डिसाइड किए हैं उस पे लाने को कहते हैं रीबैलेंसिंग। तो रीबैलेंसिंग एक चौथा रिकमेंडेशन होगा। ये अगर कोई जज्बातों को किनारे रख के अगर ये हिम्मत से कोई इंप्लीमेंट कर पाए तो इक्विटी में जरूर पैसे बनते हैं। तो मेरे हिसाब से दीज आर द 4 थिंग्स which need to be kept in mind. Last point to your question, स्वाति जी, क्या एसेट एलोकेशन होनी चाहिए लंबी अवधि के लिए? जैसे चिराग ने साहब ने कहा कि 80% भी इक्विटी हो सकता है, बट अगर आपका समय 3 से 5 साल के भीतर है तो आपको 50-50 की एलोकेशन रखनी चाहिए, डेट और इक्विटी। अगर और लंबे समय की 5 साल से अधिक समय है तो आप 80-90% भी इनफैक्ट इक्विटी में जा सकते हैं। ओके, तो अलग अलग नजरिए के हिसाब से अलग अलग डेट टू इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी एलोकेशन आप अपना सकते हैं। ये फिरोज अजीज की राय है। इनफैक्ट चिराग, एक व्यूअर हमसे पूछना चाह रहे हैं, आपने क्योंकि गोल्ड में एलोकेशन की बात यहाँ पर की थी, एसेट एलोकेशन के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें, कितने प्रोपोर्शन में करें और कौन से ऑप्शंस गोल्ड के सही हैं? सो गोल्ड में जब इन्वेस्ट करते हैं तभी हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म 10 से 15% एलोकेशन गोल्ड में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि वो लेवल तक आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न है, जिसका दूसरा हिस्सा इक्विटी है ज़्यादातर, वो पोर्टफोलियो के रिटर्न्स डिमिनिश नहीं करता है और आपके रिस्क काफ़ी रिड्यूस करता है। सो एक 10 से 15% एलोकेशन गोल्ड में रखना चाहिए ऑफ वंस पोर्टफोलियो। तो जैसे हमने 12-80-20 का एलोकेशन बताया, उसके अंदर भी अगर 12 हटा दें तो इवेंचुअली आपका जो गोल्ड एलोकेशन आ जाता है वो 10 से 15% आ जाता है। सो ओवरऑल 10 से 15% आपके पोर्टफोलियो में वंडरफुली वर्क करता है, ताकि आपके पोर्टफोलियो रिटर्न्स डिमिनिश ना हो और आपके रिस्क काफ़ी रिड्यूस हो, क्योंकि वो डाइवर्सिफिकेशन जो गोल्ड लाता है। और अगर गोल्ड में जब भी इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स को ये ध्यान में रखना है कि गोल्ड आप क्यों ले रहे हैं, या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कंजम्पशन कर रहे हैं। सो एक कंजम्पशन के लिए आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ज्वेलरी है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए ज्वेलरी बहुत ही पुअर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस, प्योरिटी रिस्क एक्सेट्रा बहुत होते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के लिए पहले जो इन एफिशिएंट फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, अभी काफी एफिशिएंट फॉर्म्स आ गए हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सो इन एफिशिएंट व्हीकल्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपको ये प्राइस एफिशिएंसी देता है, रिस्क ऑफ प्योरिटी नहीं है, लिक्विड है, तो आपको काफी सारे फायदे हैं और कन्वीनियंस है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए थ्रू दीज एफिशिएंट व्हीकल्स। सो गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे हैं। ऐसे टाइम पे जब भी आपको रीबैलेंस करने की जरूरत है तो आपको रीबैलेंसिंग इजीली कर पाते हैं। सो आई थिंक गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करिए, काफी सारे फायदे हैं। प्राइस एफिशिएंसी तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें होलसेल लेवल पे आप गोल्ड बाय करते हैं, ताकि आप 0.01 गोल्ड भी क्यों ना बाय कर रहे हो, आप एकदम होलसेल मार्केट प्राइस पे वो बाय करते हैं, जो यूजुअली अवेलेबल नहीं होता है ज्वेलरी फॉर्म में या कॉइन एंड बार फॉर्म में। सो गोल्ड के लिए 10 से 15% एलोकेशन बनाए रखिए और एफिशिएंट फॉर्म्स के थ्रू ही एक्सपोजर लीजिए। ओके, और फिरोज, क्योंकि रीबैलेंसिंग की यहाँ पर बात हो रही है, अभी मौजूदा जो बाजार की स्थिति है, कैसे निवेशक को आप रीबैलेंसिंग की सलाह देंगे? मतलब उनका जो पोर्टफोलियो है, उसका जो बैलेंस है, वो किस हद तक डिसबैलेंस हो गया हो, तब जाकर किसी को रीबैलेंसिंग करना चाहिए। क्योंकि लोगों को लगता है अरे बाजार हाई वैल्यूएशन में है, चलो इक्विटी में डालो, या फिर बाजार ठीक नहीं कर रहे हैं तो डेट में शिफ्ट हो जाओ। तो लोगों का माइंड भी काफी ज्यादा ऊपर नीचे होता रहता है इस टाइम पर। रीबैलेंसिंग का सही तरीका और सही टाइम क्या होना चाहिए? स्वाति जी, रीबैलेंसिंग का हमारे हिसाब से हमने जो मैथमेटिक्स की उसके हिसाब से ये निकल के उभर के आता है कि 10% से अगर आपकी एसेट एलोकेशन परे चली जाए,
तो आपको रीबैलेंस करना है, क्योंकि रीबैलेंस करते वक्त आपको टैक्स और एग्जिट लोड्स का ध्यान रखना पड़ता है, तो ये आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे भी नहीं कर सकते। तो अगर समझिए किसी ने अपने 100 रुपए 50% इक्विटी और 50% डेट में रखे हैं, फॉर सिंप्लिसिटी सेक आई एम अगेन टेकिंग टू एसेट्स, अगर 50 और 50 रुपए रखे हैं, अब मार्केट ने इस साल ही देख लें तो जून में ये दिखाया कि 10%, 9.5-10% निफ्टी गिरी थी। तो जब आपके जो ये 50 रुपए अगर ये घट के 40 रुपए हो जाएं इक्विटी में, क्योंकि मार्केट की गिरावट हो गई, तो आपके जो डेट के हिस्से हैं अब वो 60% हो चुका है, तब जाके आपको डेट बेच के इक्विटी खरीदना है। तो एनी टाइम योर एसेट एलोकेशन डिस्पर्सेस फ्रॉम इट्स डिसीजन बाय 10% ईदर वे, यू डू अ रीबैलेंसिंग एक्सरसाइज। ये एक एफिशिएंट मेथड माना जाएगा, क्योंकि आपको एग्जिट लोड नहीं लगने चाहिए। साल भर के पहले इक्विटी फंड्स में एग्जिट लोड्स होते हैं, तो उसको ध्यान रख के आपको रीबैलेंसिंग करनी है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है, फिर करना है। बट अगर आपने 50-50 का निर्णय लिया है, अगर वो 40-60 हो जाता है इक्विटी की तरफ या फिर 60-40 हो जाता है डेट की तरफ, तो भी आपको रीबैलेंसिंग करके वापस 50-50 पे लाना है। ओके चिराग, आखिरी सवाल आपसे होगा, क्योंकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या उम्र के साथ साथ एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी भी बदलनी चाहिए किसी की, क्योंकि हमारे जो गोल्स हैं वो ऑलमोस्ट रियलाइज होने को होते हैं। माने कोई रिटायरमेंट के करीब है या किसी का बच्चे के एजुकेशन का गोल बिल्कुल करीब आ गया है और उसने माने 10-15 साल पहले अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए इन्वेस्ट करना शुरू किया था, तब एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी अलग थी। जब गोल के बहुत नजदीक पहुंच गए तो वो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी कैसे बदल जाएगी? जैसे आप अपने गोल से करीब आते हैं और आपको लगता है कि आपका कॉर्पस जो है वो इनफ है टू मीट योर एसेट एलोकेशन और योर नीड्स, देन आपका एसेट एलोकेशन रिस्की एसेट्स से निकल के नॉन रिस्की एसेट्स की तरफ ज्यादा हो जाना चाहिए। सो आपको अगर इक्विटी में ज्यादा एलोकेशन है और आपको लगता है कि आपके कॉर्पस इनफ हो गया है कि आप अपने गोल्स मीट कर पाएंगे, तो आई थिंक यू हैव टू रिड्यूस इक्विटी एलोकेशन और डेट या लिक्विड फंड्स में शिफ्ट कर देना चाहिए। दैट इज ऑलवेज वेरी पैरामाउंट। और कहते हैं कि अगर आप गोल्स के नजदीक आ रहे हैं, यू हैव टू प्लान फॉर इट। तो आपको सिस्टमैटिक विड्रॉ करना चाहिए फ्रॉम द रिस्की एसेट्स टुवर्ड्स नॉन रिस्की एसेट्स, बिकॉज यू डोंट नो कभी कौन सा ईयर कोविड हो या ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो और आपके इक्विटीज काफी गिर जाए, आपके गोल्स के वक्त आपके पास इनफ पैसा ना हो। सो जैसे आप गोल्स के नजदीक आ रहे हैं तो सिस्टमैटिकली एवरी ईयर आपको थोड़ा थोड़ा विड्रॉ करके नॉन रिस्की एसेट्स की तरफ जाना चाहिए, ताकि आप गोल्स के 1-2 साल पहले ही अपना कॉर्पस अक्यूमुलेट कर लिए हों। सो दैट इज वेरी प्रूडेंट मेथड। मगर इसके अंदर डिस्टिंग्विश करना चाहिए कि आपका गोल जो है ईयर मार्क्ड फंड्स फॉर दैट ही विड्रॉ करें, जो आप समझो रिटायरमेंट के लिए है या पोस्ट रिटायरमेंट के लिए जो कॉर्पस बना रहे हैं, दैट इज टू बी पास्ड ऑन टू डिफरेंट जनरेशंस और नेक्स्ट जनरेशंस, दैट हैज टू ऑलवेज रिमेन लॉन्ग टर्म फोकस्ड टुवर्ड्स मोर riskier assets, because वहीं पे आपको wealth creation ज्यादा होगा, so that you can pass on more wealth to the next generation. So आपकी investment objective, आपका जो goals है वो very very clearly defined होना चाहिए और demarcated होना चाहिए। और जैसे आप goals के करीब जा रहे हैं, आपको systematically withdraw करना है पहले ही, maybe 5 years before that goal। से आप 15 साल से accumulate कर रहे हैं, so के लिए एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो 10 साल के बाद आप थोड़ा थोड़ा रिस्क कम करते जाइए। तो दैट विल बी अ प्रूडेंट स्ट्रेटजी। ओके, समय बिल्कुल खत्म हो गया, पर फिरोज क्या मैं आपसे सिर्फ यस और नो में आंसर ले सकती हूँ, क्योंकि दर्शक पूछ रहे हैं इज इट द राइट टाइम टू मूव फ्रॉम डेट फंड्स टू इक्विटी? एब्सोल्युटली स्वाति जी, यस यस एब्सोल्युटली। ओके ओके, बिल्कुल। तो डेट फंड से इक्विटी में जाने का ये है सही समय। और इसी के साथ फिरोज अजीज और साथ ही चिराग मेहता, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हम करेंगे मनी गुरु में आज के लिए हमारे साथ एपिसोड में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।